Hello students, today we are discussing new topic is bar graph. So last क्लास में हमने पिक्चर ग्राफ के बारे में डिस्कस किया था, बार ग्राफ रिमेनिंग था, तो आज हम बार ग्राफ के लिए डेटा हैंडलिंग में डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो पिक्चर ग्राफ में हमने डिस्कस किया था पिक्चर से ड्रॉ करके, ठीक है. जो भी हमें डेटा रो डेटा हमें गिवन था, उस डेटा को हम किस टाइप से शो कर सकते हैं, ठीक है. तो हमने पिक्चर ग्राफ के थ्रू उसे शो किया था, और जो भी डेटा हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना था उस पिक्चर ग्राफ के थ्रू हमने फाइंड आउट किया, ठीक है. सो एक और मेथड होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, बार ग्राफ. अब हम बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे, बट बार ग्राफ ड्रॉ करने से पहले उसके कुछ रूल्स होते हैं, ओके, उसके कुछ रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है. तो आज हम उन्हें सबको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है. अब बार ग्राफ में देखिए, व्हेन द गिवन डेटा इज लार्ज, अगर डेटा क्या हो, लार्ज हो, आपके पास जो गिवन डेटा हो अगर वो लार्ज वैल्यू क्वांटिटीज में गिवन हो, आल्सो नॉट इन मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर, और वो मल्टीपल नंबर्स में ना हो. एक डेटा है, बहुत लार्ज डेटा है आपके पास, ठीक है. तो उस बार ग्राफ में क्या हो, अगर लार्ज डेटा हो मल्टीपल नंबर से, इट इज डिफिकल्ट टू ड्रॉ पिक्चर ग्राफ. तो उसका पिक्चर ग्राफ भी ड्रॉ करने में क्या होती है, डिफिकल्टीज हमें शो होती है, ठीक है. अब वो डिफिकल्टीज शो होंगी, ठीक है. अब डिफिकल्टीज में क्या होंगी, अगर नंबर ऑफ ट्रीज हमें यहाँ पर शो करने हो. अब नंबर ऑफ ट्रीज को अगर शो करना है तो ट्रीज क्या होंगे, अगर मोर देन 20 ट्रीज आ जाते हैं तो हम उनके क्या करते हैं, मल्टीपल्स में लेके, जैसे 1 ट्री किसको शो करेगा, 3 ट्रीज को, तो ऐसे हम कंसिडर करके और उन ट्रीज को शो करते थे. बट क्या होता है, डिफिकल्टीज तो आई है ना. अब उन डिफिकल्टीज को रिमूव करने के लिए हम बार ग्राफ का यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे. हम बार ग्राफ को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, देखिए, व्हेन द न्यूमेरिकल डेटा इज रिप्रेजेंटेड एज अ कॉलम ऑन अ ग्राफ, अगर न्यूमेरिकल डेटा हम रिप्रेजेंट करें एज अ कॉलम्स ऑन अ ग्राफ पर, दिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटा कॉल्ड अ बार ग्राफ. तो इस टाइप के ग्राफिकल जो डेटा होगा जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसे ही क्या कहेंगे, बार ग्राफ. इट इज ऑल्सो नोन एज कॉलम ग्राफ. और बार ग्राफ को क्या बोला जाता है, कॉलम ग्राफ. कॉलम्स के थ्रू हम यहाँ पर जो डेटा होगा उसे रिप्रेजेंट करेंगे. किसके थ्रू डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे, कॉलम्स के थ्रू डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे. और जो डेटा हमने रिप्रेजेंट किया है कॉलम्स के थ्रू, उस टाइप के जो ग्राफ हमें फाइंड आउट होगा वो क्या होगा, बार ग्राफ होगा. और बार ग्राफ को ही हम किस और नेम से भी जानते हैं, कॉलम ग्राफ के नेम से, कॉलम ग्राफ भी उसे बोला जाएगा. प्रॉपर्टीज ऑफ अ बार ग्राफ. अब बार ग्राफ की प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं, बार ग्राफ की प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी, ये हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं. इन अ बार ग्राफ द कॉलम्स आर ड्रॉ सच दैट, सबसे पहले हम बार ग्राफ बार ग्राफ होगा उसमें कॉलम्स को ड्रॉ करेंगे किस टाइप से, कुछ प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे. वो प्रॉपर्टीज यहाँ पर लिखी हुई है. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ईच कॉलम इज ऑफ अ इक्वल विड्थ. जितने भी कॉलम्स होंगे वो ईच कॉलम इक्वल विड्थ के होंगे, उनके जो विड्थ होंगी वो इक्वल होंगी, ठीक है. ईच कॉलम की विड्थ क्या होंगी, इक्वल होंगी. सेकंड पॉइंट है हमारे पास, देयर इज इक्वल स्पेस. उनके बिटवीन इक्वल स्पेस होगा, बिटवीन ईच कॉलम. ईच कॉलम मतलब क्या है, अगर मैंने यहाँ पर फर्स्ट कॉलम ये ड्रॉ किया, सेकंड कॉलम ये ड्रॉ किया, ठीक है, थर्ड कॉलम ये ड्रॉ किया, ठीक है, किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे. अब यहाँ पर बोला गया है फर्स्ट के अकॉर्डिंग कि ईच कॉलम इज ऑफ इक्वल विड्थ, मतलब जितना विड्थ इस कॉलम के बिटवीन होगा उतना ही विड्थ यहाँ भी होगा, उतना ही विड्थ यहाँ भी होगा. किसके अंदर, बार ग्राफ में. इसके अलावा क्या बोला है, देयर इज इक्वल स्पेस बिटवीन ईच कॉलम. और जो स्पेस है, ये वाला स्पेस, ये इक्वल होना चाहिए ईच कॉलम के बिटवीन. क्लियर है. नेक्स्ट सी पॉइंट क्या है हमारे पास, द हाइट ऑफ ईच कॉलम इंडिकेटेड द वैल्यू ऑफ डेटा. जो हाइट है ईच कॉलम की वो इंडिकेट करता है किस डेटा के इक्वल होगा, जो कि वाई एक्सिस पे शो होगा, वाई एक्सिस पे शो होगा. सच दैट इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉ फ्रॉम इट्स टॉप रे ओ वाई, जिसे हम परपेंडिकुलर रे जो ओ वाई है उससे यहाँ पर क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे. द परपेंडिकुलर ऑफ मार्क्स रिप्रेजेंट बाय द कॉलम कैन बी रीड ऑफ. और जो कॉलम है वहां पर जो डेटा होगा उसको हम रीड करेंगे और बताएंगे कि कॉलम क्या वैल्यू शो कर रहा है यहाँ पे. क्लियर है. डी पॉइंट आता है हमारे पास, ऑल बार्स
और अ कॉलम आर ड्रॉ ऑन द सेम कॉमन बेस। जो भी बार ग्राफ होगा, जिसके जितने भी कॉलम्स होंगे, उनका जो बेस होगा, जो ये बेस होगा, वो क्या होगा, सेम होना चाहिए। ये बेस हमने x लिया है, तो ये क्या है, सेम बेस हमें फाइंड आउट हुआ है इन ईच कॉलम के लिए। क्लियर। ई पॉइंट क्या है, टू मेक द बार ग्राफ, जब हम बनाते हैं बार ग्राफ को अट्रैक्टिव, ओके, बाय द कॉलम, द बार्स मे बी कलर्ड। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ई पॉइंट टू मेक द बार ग्राफ अट्रैक्टिव। बार ग्राफ को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बार्स को कलर्ड कर सकते हैं। इन बार्स को हम क्या कर सकते हैं, कलर। अब यहाँ पर इसको ग्रीन कर दो, ठीक है, या फिर इसको ब्लू कर दीजिए। ठीक है, तो इस टाइप से हम कलर्ड कर सकते हैं अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस बार ग्राफ में। एफ पॉइंट आता है हमारे पास, बार्स आर वेरी हेल्पफुल फॉर विजुअल कंपैरिजन ऑफ अ डेटा। बार ग्राफ बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है कंपैरिजन के लिए, जो भी हमें डेटा यहाँ पर गिवन होगा उसके कंपैरिजन के लिए। क्लियर है। तो बार ग्राफ में कुछ प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, ईच कॉलम इज ऑफ इक्वल विड्थ। ईच कॉलम का जो विड्थ है वो इक्वल होना चाहिए। कॉलम्स के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो भी क्या होना चाहिए, सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग इक्वल होना चाहिए। दूसरा, जो डेटा है वो वाई एक्सिस पे शो होगा, परपेंडिकुलर होगा बेस से। ठीक है, और हम इसमें कंपेयर करके उस डेटा को फाइंड आउट करेंगे। थर्ड, इनका बेस क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। जो भी हमारे पास कॉलम्स हैं उनका बेस क्या होना चाहिए, कॉलम कॉमन होना चाहिए। ठीक है, फिर इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसको कलरफुल हम कर सकते हैं। ओके, कलरफुल कर सकते हैं अट्रैक्टिव बनाने के लिए। फिर हमारे पास एफ पॉइंट आता है, बार आर वेरी हेल्पफुल फॉर विजुअल कॉमन कंपैरिजन ऑफ डेटा। जो बार ग्राफ्स होते हैं बहुत ही हेल्पफुल होते हैं डेटा को कंपैरिजन करने के लिए। ओके, तो ये हमने पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस किए हैं, किसमें, बार ग्राफ के कुछ पॉइंट्स थे वो। अच्छा, अब इसकी कुछ स्टेप्स होती हैं जिनके थ्रू हमें वो डेटा शो करना है, किस टाइप से हम बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे, वो यहाँ पर हम इस स्टेप्स के थ्रू यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने डिस्कस किया है बार ग्राफ। बार ग्राफ के कुछ पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उन्हें हमें ध्यान रखना होता है। ठीक है, किस टाइप से कॉलम्स हम ड्रॉ करेंगे, उन कॉलम्स में कितना विड्थ होना चाहिए, क्या वो इक्वल होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए, डेटा को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कलरफुल हम बना सकते हैं। ये हमने उसके कुछ स्टेप्स देखे। अब हमारे कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स होते हैं, किस टाइप से हम बार ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। अब बार ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है हमारा, फर्स्ट पॉइंट इज ऑन द ग्राफ पेपर ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ग्राफ पेपर पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया यहाँ पर x। क्लियर। देन आफ्टर अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन मेक पॉइंट इक्वल डिस्टेंस एंड राइट द नेम ऑफ द आइटम्स फॉर विच द डेटा इज टू बी प्रेजेंटेड। ओके, सो जो x एक्सिस है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, उस पर हमें जो भी डेटा हमें गिवन है वो इक्वल पॉइंट्स पे यहां पर शो कर देते हैं। क्लियर, ये हमने शो कर दिया। ओके, अब और उनको नेम हमने यहां पर शो कर दिए। इसके अलावा आगे लिखा हुआ है चॉइस अ सूटेबल स्केल। अब हम इसका क्या करेंगे, सूटेबल स्केल चॉइस करेंगे। स्केल क्या होता है, एक्स एक्सिस पर हम स्केल लिखते हैं, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर क्या होगा, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर भी कंसीडर कर सकते हैं, या 1 यूनिट इज इक्वल्स टू एज इट इज। वाई एक्सिस पर भी हम स्केल कंसीडर करते हैं, किस टाइप से, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर। जो डिस्टेंस लेंगे 1 सेंटीमीटर का लेंगे, या 1 मीटर कर सकते हैं, या 10 मीटर कर सकते हैं, या 10 सेंटीमीटर कर सकते हैं। वो जो डेटा होगा उस पर डिपेंड करता है हमें स्केल क्या लेना होगा। क्लियर। तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मतलब बेस एंड वर्टिकल लाइंस पर। ओके, लोकेट द हाइट ऑफ डिफरेंट बार्स अकॉर्डिंग टू स्केल। तो हम क्या करेंगे, लोकेट करेंगे डिफरेंट बार्स के लिए अकॉर्डिंग टू स्केल उसके हाइट को। ऑन एक्स एक्सिस ड्रॉ द बार ऑफ इक्वल विड्थ अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड हाइट। फिर हम जो डेटा हमें है गिवन है उस डेटा के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ग्राफ को ड्रॉ करेंगे।
ठीक है, और उनका जो विड्थ होगा वो इक्वल यूज करेंगे। क्लियर। देन आफ्टर कीप द डिस्टेंस बिटवीन द बार्स द सेम, और जो डिस्टेंस होगा उन बार्स के बिटवीन वो हम इक्वल ही वहां पर यूज करेंगे। ओके जो डिस्टेंस होगा बार्स के बिटवीन, जैसे फर्स्ट बार हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया, सेकंड बार हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया, थर्ड बार हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया, तो इनके बिटवीन जो विड्थ है वो तो इक्वल होना ही चाहिए। इसके अलावा जो ये डिस्टेंस है ये भी क्या होना चाहिए आपका, इक्वल। क्लियर है। तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है जब भी हम यहाँ पर बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ओके ओके क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन क्या है, लुक एट द फ्रीक्वेंसी चार्ट। यहाँ पर हमें एक फ्रीक्वेंसी चार्ट गिवन है, ठीक है, ये एक फ्रीक्वेंसी चार्ट हमें यहाँ पर गिवन है। ओके लुक एट द फ्रीक्वेंसी चार्ट रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ टूरिस्ट्स staying in a hotel राजमहल in शिमला 5 months। 5 months का डेटा है हमारे पास, राजमहल कोई होटल है शिमला में, ठीक है, वहां पर कितने टूरिस्टर्स आकर स्टे किया है उन सबका हमें यहाँ पर डेटा गिवन है। किस मंथ में, कितने मंथ्स के लिए, 5 months के लिए, किस मंथ में कितने टूरिस्टर आके उस होटल में स्टे किया है, राजमहल होटल जो कि शिमला में है। अब मंथ्स कौन कौन से हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई, ये 5 months है। मार्च में हमें यहाँ पर जो एक फ्रीक्वेंसी टेबल गिवन है, इस टेबल में मंथ्स हमें गिवन है एंड टूरिस्ट हमें गिवन है। क्लियर है। अब मार्च मंथ में कितने टूरिस्ट वहां पर स्टे किया है उस होटल में, 120। इसके अलावा अप्रैल में 180। ओके मई में कितने टूरिस्टर्स आए, 240। जून इज 210 एंड जुलाई इज 120 टूरिस्टर्स आके वहां पर स्टे किया है जो राजमहल होटल है कहाँ पर, शिमला में। अब इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ करना है, वो ग्राफ कैसा होगा, बार ग्राफ होना चाहिए। देखिए अब बार ग्राफ में हमने फर्स्ट स्टेप क्या शो करना था, सबसे पहले हम यहाँ पर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। इसके बाद एक्स एक्सिस पर हमें क्या यूज करना है, मंथ्स को यूज करना है, मंथ्स को यूज करना है। तो मंथ्स क्या होंगे, हमने कहा बेस पर ले लिया, ओके मंथ्स को हमने बेस पे ले लिया। अब टूरिस्टर्स जो बचे हैं जो वाई एक्सिस पर यानी वर्टिकल लाइंस पर यूज करेंगे। क्लियर। तो ये हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। अब सबसे पहले हम मंथ्स को यहाँ पर पॉइंट आउट कर लेते हैं। मंथ्स में सबसे पहले क्या है, मार्च, देन आफ्टर अप्रैल, फिर मई, ठीक है, देन जून एंड जुलाई। जून एंड जुलाई, ये मंथ्स के नेम हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिए हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन पर पॉइंट आउट कर दिया है। अब टूरिस्टर्स कितने हैं जो कि हमें वाई एक्सिस पर ड्रॉ करने होते हैं, बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो गैप है वो देखिए आप 120, 180, 240, 210 एंड 120। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप स्केल क्या लेते हो, इसका वाई एक्सिस का स्केल आप क्या लेते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर 50-50 डिफरेंस का स्केल भी यूज कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं 20-20 स्केल का भी यूज कर सकता हूँ, आगे भी हम 40-40 का डिफरेंस भी यूज कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर 40-40 का डिफरेंस यूज करूंगा तो 40-40 में देखिए यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है, तो मैं यहाँ पर 50-50 का डिफरेंस यूज कर लेता हूँ, ठीक है। सो 50-50 का, सो 50, 0, 50, 100, 150, 200, then after 210, sorry 250, यहाँ स्पेस कम था इसलिए मैंने गैप थोड़ा ज़्यादा लिया है। अब स्केल क्या लिखेंगे, इसका स्केल यहाँ पर लिखना होता है, स्केल वाई एक्सिस पर क्या यूज किया है, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 50, ठीक है, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 50 मेंबर्स है। सो 0 to 50, 50 to 100, 100 to 150, 150 to 100, 200 to 250, ये हमने स्केल यहाँ पर ले लिया है। अब मार्च मंथ में हम फर्स्ट की बात करते हैं। मार्च मंथ में कितने टूरिस्ट आए हैं,
राजमहल होटल में स्टे किया है 120। अब 120 कहाँ होगा, यही होगा कहीं अप्रोक्स, यस और नो। तो हम यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब सेकंड है हमारे पास अप्रैल। अप्रैल में कितने टूरिस्ट आए, 180। अब 180 कहाँ होगा, जस्ट यहाँ कहीं होगा 180, ठीक है। 150, 160, 170, 180, मतलब इनके मिड में होगा, 200 एंड 150 के बिटवीन होगा क्या, 180 मिड में होगा। अब वो कहाँ होगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर इस टाइप से ग्राफ ड्रॉ कर देना है। अब ये चीज ध्यान रखना है हमें कि जो ये स्पेस है वो इक्वल होना चाहिए और इनका जो विड्थ है वो भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, स्केल से ड्रॉ होगा, क्लियर है। तो ये भी इक्वल होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट आता है हमारे पास मई। मई में कितने हैं, 240। मई में कितना, 240 कहाँ होगा, 250 से जस्ट नीचे होगा कहीं, ओके ओके। देन आफ्टर जून में 210 इन जून, ओके। लास्ट इज जुलाई इज 120, जुलाई इज 120 अगेन। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा जो ये गैप है वो तो सेम आ रहा है, बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस नजर आ रहा है। तो आपको ये डिफरेंस नजर नहीं आना चाहिए जब स्केल से हम इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो इस टाइप से हम बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जो भी डेटा, जो भी फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन होगा उनका, क्लियर है। तो इसका ही एक और ग्राफ यहाँ पर हमने शो कर रखा है, देखिए ये क्लियरली आपको शो हो रखा है। इसमें क्या किया हमने, एक्स एक्सिस यूज किया, एक्स एक्सिस पर हमने मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई किस मंथ्स को हमने यहाँ पर नोट किया है। नंबर ऑफ टूरिस्टर्स हमने यहाँ पर वाई एक्सिस पर नोट किए हैं। और जो गैप है हमने कितना कितना लिया है यहाँ पर 30, ठीक है, 30 का यूनिट स्केल ले लिया है हमने, ठीक है, 15 टूरिस्टर्स लिए हैं, ओके। अब जो स्केल ले लिया है हमने, स्केल में आपको यहाँ पर शो हो रहा है कि जो फर्स्ट ग्राफ है मार्च का वो देखिए आप 120 पे आया हुआ है। एज इट इज अप्रैल का जो ग्राफ है आपका, अप्रैल का किस पे आ रहा है, 180, ओके। एज इट इज आपका यहाँ पर जब आप ग्राफ पेपर में इन्हें ड्रॉ करते हो तो जो ग्राफ है आपका वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा और इक्वल डिस्टेंस पे बनेगा 240। देन नेक्स्ट इज अगेन किस पे आ रहा है, 210 एंड लास्ट इज किस पे आ रहा है, 120 पर, ओके। सो इस टाइप से ग्राफ होगा और आप देख भी पा रहे होंगे जो डिस्टेंस है, देखिए आप वो इक्वल शो हो रहा है और इनका जो डिस्टेंस है वो भी इक्वली शो होगा आपको, विड्थ मतलब, ओके। जो विड्थ है इनका वो भी इक्वली शो होगा। इस टाइप से हम यहाँ पर 5 मंथ्स का स्केल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, बार ग्राफ के थ्रू, ठीक है, स्केल लेके, सॉरी, बार ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं जो भी डेटा है आपको गिवन हो, ओके। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आता है, अब हम रीडिंग किस टाइप से करेंगे बार ग्राफ का। अब बार ग्राफ का रीडिंग करने के बाद आता है, अब बार ग्राफ का रीडिंग हम किस टाइप से करेंगे। इसके लिए हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, रीडिंग, सॉरी पहले हम इसको रीड कर ले। रीडिंग ऑफ बार ग्राफ इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेटिंग ऑफ द बार ग्राफ टू गैदर इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन होगी इस ग्राफ के थ्रू हम यहाँ पर गैदरिंग करते हैं, मतलब लेते हैं। अब क्या क्या इंफॉर्मेशन हो सकती हैं, किस टाइप से हम इस बार ग्राफ को रीड करेंगे, ये हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए, रीडिंग द बार ग्राफ गिविंग बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहले हमें रीडिंग करना है इस बार ग्राफ का जो हमें यहाँ पर गिवन है और हमें इसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स यहाँ पर शो करने हैं। सबसे पहले मैं इस बार ग्राफ को आपको बता देता हूँ। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट मेंबर्स हैं जो आपको शो कर रखे हैं और वो किस किस क्लब को ज्वाइन कर रखा है। फर्स्ट है हमारे पास क्रिकेट क्लब, फर्स्ट इज क्रिकेट क्लब, सेकंड इज हॉकी क्लब, सेकंड इज हॉकी क्लब, थर्ड इज ड्रामा क्लब, थर्ड इज ड्रामा क्लब, लास्ट फोर्थ इज म्यूजिक क्लब, लास्ट फोर्थ क्या है हमारे पास, म्यूजिक क्लब है, ओके, म्यूजिक क्लब है। अब क्रिकेट क्लब में कितने स्टूडेंट्स हैं,
वो हम देख लेते हैं। कितने हैं? 20 स्टूडेंट। कितने स्टूडेंट्स है क्रिकेट क्लब में? 20 स्टूडेंट। एज इट इज हॉकी क्लब में कितने होंगे हम यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं। कितना आ रहा है? 30। एज इट इज ड्रामा क्लब में कितने होंगे? 40। लास्ट म्यूजिक क्लब में कितने होंगे? अगेन कहां पर शो हो रहा है ये? 20 पर। क्लियर? तो कितने स्टूडेंट्स हैं क्रिकेट क्लब में? 20, हॉकी क्लब में 30, ड्रामा क्लब में 40 एंड लास्ट म्यूजिक क्लब में 20 स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर हैं। अब जो भी हमारे पास ये ग्राफ है इसके अकॉर्डिंग हमने देख लिया है कि क्रिकेट क्लब में कितने स्टूडेंट्स हैं, हॉकी क्लब में कितने होंगे, ड्रामा क्लब में कितने होंगे और म्यूजिक क्लब में कितने स्टूडेंट्स होंगे। ये हमने डिस्कस कर लिया है, उनको हमने काउंट कर लिया है वाई एक्सिस में कंपेयर करके बार ग्राफ को। ओके, अब क्वेश्चंस क्या है देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑल क्लब्स टुगेदर। अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे, जितने भी क्लब्स हमें यहाँ पर गिवन है उसमें हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे। तो देखते हैं कितना आ रहा है। फर्स्ट क्रिकेट क्लब में 20, क्रिकेट 20, 30, 40, 20, 20, 30, 40, 20। ओके, तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे क्लब में, हमने उन्हें काउंट कर लिया और उनको हमने ऐड कर देंगे। अब ऐड करने पर हम देख रहे हैं 0 0 0 फर्स्ट, 2 + 3 is 5, 5 + 4 is 9, 9 + 2 11, 110 स्टूडेंट्स होंगे, 110 स्टूडेंट्स होंगे इन टोटल क्लब्स में। ओके, अगेन यहाँ भी काउंट कर सकते हो 20, 30, 50। ओके, 50 + 40, 50 + 40 is 90, 90 + 20 is 110। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच क्लब हैज मोर स्टूडेंट्स एंड हाउ मेनी। किस क्लब में मोर स्टूडेंट्स होंगे और कितने होंगे ये भी हमें बताना है। ठीक है, अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे मैक्सिमम स्टूडेंट्स किस क्लब में आपको फाइंड आउट हुए हैं? 40, 40, 40। अब वो कौन सा क्लब है? ड्रामा क्लब। कौन सा क्लब है? ड्रामा क्लब। कौन सा क्लब है? ड्रामा क्लब। ड्रामा क्लब। और कितने स्टूडेंट्स हैं उसमें? 40। कितने स्टूडेंट्स हैं? 40 स्टूडेंट्स होंगे इस ड्रामा क्लब में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम बात कर लेते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, विच क्लब हैव इक्वल मेंबर ऑफ स्टूडेंट्स। किस क्लब में इक्वल मेंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं? अब किस क्लब में होंगे देखते हैं। इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स किस में है? यहां पर देखिए 20 एंड 20, ये 2 क्लब्स हैं। कौन कौन सा? एक तो क्रिकेट क्लब है, एक म्यूजिक क्लब है। कौन सा? एक क्रिकेट क्लब है और एक म्यूजिक क्लब है। फर्स्ट इज क्रिकेट क्लब, सेकंड इज म्यूजिक क्लब। क्रिकेट क्लब, क्रिकेट क्लब, सेकंड इज म्यूजिक क्लब। फर्स्ट इज क्रिकेट क्लब, सेकंड इज म्यूजिक क्लब। यही थे हमारे पास 2 क्लब्स थे। फर्स्ट इज क्रिकेट क्लब, क्रिकेट क्लब। ओके, सेकंड इज म्यूजिक क्लब, सेकंड इज म्यूजिक क्लब, जिसमें क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे? इक्वल होंगे। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ एनी स्टूडेंट्स आर देयर इन हॉकी क्लब्स। हॉकी क्लब में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे? तो यही हमें चेक करना है। अब हॉकी क्लब में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखते हैं हम। हॉकी क्लब में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने फाइंड आउट हुए हैं? 30। हॉकी क्लब में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने फाइंड आउट हुए हैं? 30। तो हॉकी क्लब में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे? हॉकी क्लब में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे हमारे पास 30 स्टूडेंट। हॉकी क्लब में कितने स्टूडेंट्स होंगे? 30 स्टूडेंट। ठीक है, हॉकी क्लब में कितने स्टूडेंट्स होंगे? 30 स्टूडेंट्स होंगे। तो इस टाइप से हम बार ग्राफ को रीड भी कर सकते हैं और जो भी डेटा हमें फाइंड आउट करना है, जिस भी क्वेश्चन का हमें आंसर देना है, हम इजीली वहां से रीड करके दे सकते हैं। ओके, तो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है एवरेज। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कौन सा? एवरेज। अब एवरेज क्या होगा?
अब एवरेज क्या होगा, एवरेज का हम डायरेक्ट फॉर्मूला बताते हैं आपको। एवरेज फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जो भी आपको डेटा गिवन है, ठीक है, जैसे आपकी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5 स्टूडेंट है, कितने स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट्स है, कितने स्टूडेंट्स है, 5 स्टूडेंट्स है। फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स आए कितने, आउट ऑफ 10 7। सेकेंड स्टूडेंट के मार्क्स आए अगेन 7। थर्ड स्टूडेंट के मार्क्स आए 6। फोर्थ स्टूडेंट के मार्क्स आए 9 एंड फिफ्थ स्टूडेंट्स के मार्क्स आए 1। ओके, ये मार्क्स हैं 5 स्टूडेंट्स के आउट ऑफ 10। ओके, अब इनका एवरेज अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब 7 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 1 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 5 1 2 3 4 5 5। क्लियर, कितने हैं, 5। ओके, अब 7 प्लस 7 कितना होगा, 14। 14 प्लस 6 14 6 20 20 प्लस 9 इज 29 29 प्लस 1 इज 30 30 डिवाइड बाय 5 कितने टाइम, 6 टाइम। तो जो एवरेज वैल्यू हमें फाइंड आउट हुआ है, 5 स्टूडेंट्स के हमें आउट ऑफ 10 नंबर्स गिवन थे, उनका अगर मैं एवरेज फाइंड आउट करूं तो एवरेज कितना फाइंड आउट हुआ है, 6। एवरेज कितना फाइंड आउट हुआ है हमें, 6। तो वही हमें यहाँ पर यूज करना है। इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। अब वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हैं देखिए। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 50। हमें एवरेज फाइंड आउट करना है ऑल प्राइम नंबर्स का जो किसके बिटवीन है, 30 एंड 50 के बिटवीन। अब 30 एंड 50 के बिटवीन फर्स्ट प्राइम नंबर इज 31। ओके, 32 नहीं होगा, 33 नहीं होगा, 34 नहीं होगा, 35 भी नहीं होगा, 36 नहीं होगा, बट 37 होगा। क्लियर, 38 39 40 41 होगा। क्लियर, 42 43 होगा या नहीं, 43 होगा, किसी से भी डिवीजन नहीं है, ओनली 1 और 43 से डिविजिबल होगा। 44 नहीं होगा, 45 नहीं होगा, 46 47 होगा, क्या होगा, 47। ओके, 48 नहीं, 49 नहीं होगा, 7 से डिविजिबल होता है। मतलब 30 एंड 50 के बिटवीन हमें 5 प्राइम नंबर्स ही फाइंड आउट होंगे। कितने प्राइम नंबर्स फाइंड आउट होंगे, 5 प्राइम नंबर्स ही फाइंड आउट होंगे। कितने, 5। ओके, अब इन 5 प्राइम नंबर्स को हमें एवरेज फाइंड आउट करना है। 5 प्राइम नंबर्स का 30 प्लस सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज 1 2 3 4 5 5। क्लियर है, यही हमारे पास क्या वैल्यू आया, एवरेज वैल्यू। ये हमारे पास क्या वैल्यू आया, एवरेज वैल्यू, जिसमें हमने जो ऑब्जर्वेशन से उनका सम किया डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, देन अब हम इसका सम कर लेते हैं। सम करते हैं, 1 प्लस 7 8 9 9 3 12 12 एंड 7। 12 प्लस 7 कितना होगा, 12 प्लस 7 19 1 3 1 4 4 3 7 7 4 11 11 4 15 15 4 19 डिवाइड बाय 5। ओके, डिवाइड बाय 5 5 का डिवाइड कर देते हैं। 5 3 जा 15 होगा, 4 49 5 9 जा 45 48। सो एवरेज वैल्यू कितना फाइंड आउट हुआ, 39.8। अगेन डिवाइड कर लीजिए, 5 3 जा 15, रिमेनिंग इज 4 49 49 में 5 का डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स, 9 टाइम 45, अगेन 4 48 टाइम्स। सो एवरेज वैल्यू कितना फाइंड आउट हुआ, 39.8 हमें एवरेज वैल्यू फाइंड आउट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 7। हमें एवरेज फाइंड आउट करना है फर्स्ट 5 मल्टीपल्स का, किसके, 7 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स का हमें एवरेज फाइंड आउट करना है। ओके, 7 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स क्या क्या हो सकते हैं, फर्स्ट इज 7, सेकंड इज 14 21
28, 35। देखिए 5 मल्टीपल्स फाइंड आउट हो चुके हैं, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स 7 के, इनका एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करना है। एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस 7 प्लस 14 प्लस 21 प्लस 28, ओके सॉरी वेट, 28 प्लस 35 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 1 2 3 4 5 5। ओके, अब ऐड कर देते हैं इनको। 7 प्लस 4, 7 4 11, 11 प्लस 1 12, 12 एट 20 25 25, 2 2 3 5 2 7, 7 2 9 9 10 17, 175 बाय 5। 5 का डिवाइड कर दें, टोटल टाइम कैंसिल होगा क्योंकि यूनिट प्लेस नंबर 5 फाइंड आउट हुआ है हमें यहाँ पे। ठीक है, सो कितने टाइम? 3 टाइम 15 2 25 5 टाइम 35 क्या होगा? इनका एवरेज फाइंड आउट होगा हमें, किसका? फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7 का। ओके, सो इस टाइप से हम इनका एवरेज फाइंड आउट करेंगे, डिफाइन करेंगे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।